law is, so we'll see today law in electrostatics, Coulomb's law in electrostatics. ओके सो चलो फिर शुरुआत करते हैं कूलम्स की. कूलम्स लॉ इज एज सिमिलर टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वहां जो रोल मास प्ले करता था, यहाँ वो रोल चार्ज प्ले करेगी. वहां दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होती थी, यहाँ दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगी. वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की हुआ करती थी, बट यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स either may be attractive or repulsive depending on the polarities of charge. And one more difference, gravitational force is independent of medium. चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करो या किसी और मीडियम में करो, या उसको एयर में करो या लिक्विड में करो, ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम. वो तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है प्यारे बच्चों, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस के साथ साथ मीडियम पे भी डिपेंड करता है. अर्थात कि अगर आप चार्ज को एयर में रखोगे, जो फोर्स आएगी वही चार्ज को अगर आप ऑयल में या किसी और मीडियम में रखोगे तो वो फोर्स चेंज हो सकता है. समझ गए बात को? क्लियर? चलो देखते हैं फिर. तो हेडिंग लगाएंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके सो क्या बोलता है कूलम? कूलम का बोलना था कि भाई टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2, ये मैंने चार्ज लिया Q1, ये मैंने चार्ज लिया Q2, separated by some distance are either attract और repel each other. या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी पोलैरिटी के अनुसार. बाय फोर्स, ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं भाई? फोर्स लगाते हैं. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड दिस फोर्स इज inversely proportional with the square of distance. Two charges separated by some distance are either attract or repel each other by a force which is directly proportional with the magnitude of charges or magnitude of product of charges and inversely proportional with the square of distance between them. This force is called as electrostatic force. कौन सी फोर्स है भाई ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो फोर्स बढ़ेगा जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और फोर्स कम हो जाएगा जब दोनों के बीच की दूरियां बढ़ते जाएगी. राइट? तुम्हें याद है हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर क्या लगाते हैं? कांस्टेंट. यस सर नो? वो कांस्टेंट को हम k लिखेंगे. क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? k. जहां पर k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन. क्या होता है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन. ठीक है. और अगर हम ये एयर में कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं, एप्सिलॉन नॉट. अब ये किस चिड़िया का नाम है? सो डोंट वरी, मैं लिख कर देता हूं. एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है परमिटिविटी. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सर ये परमिटिविटी क्या है? समझो बात को. शब्द बता रहा है परमिट करना. जैसे अभी लॉकडाउन था तो आप जानते हो कि भाई लॉकडाउन के समय पे जो प्रशासन होता है, पुलिस होता है, वो सबको परमिशन नहीं देता है. ठीक है. कुछ लोगों को परमिशन मिलती है, कुछ लोगों को परमिशन नहीं मिलती है जाने की, पास होने की. तो वैसे ही ये एप्सिलॉन जो है वो
मीडियम को परमिटिविटी बताता है कि भाई चार्ज कितना फोर्स लगा सकते हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक। कोई मीडियम ज्यादा परमिटिविटी देगा, कोई मीडियम कम परमिटिविटी देगा। जस्ट लाइक कि किसी जिले में आपको ज्यादा बंदी दिखाई देती है, किसी जिले में कम दिखाई देती है। सो लाइकवाइज ये परमिटिविटी हमें फैक्टर बताता है कि हमारा चार्जेस कितनी फोर्स लगा सकते हैं, राइट। अब जैसे नॉट लगा दिए यहाँ पर, तो वो फ्री स्पेस की बात हो गई है, मतलब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम। वैक्यूम के लिए यह वैल्यू फिक्स होता है 8.85 10⁻⁻12। क्या होता है प्यारे बच्चों? 8.85 10⁻⁻12, इसका यूनिट बनेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स होती है फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये यूनिट कैसे आया मैं बताता हूं। देखो यूनिट कैसे आता है। फोर्स का यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? न्यूटन है, न्यूटन। ठीक है, ऊपर क्या है? कूलम। चार्ज बोले तो कूलम का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है ना, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। देखो ऐसे, बाकी सब तो नंबर है, 1/4 नंबर है, बाकी चीजें नंबर है। तो एप्सिलॉन नॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैन यू मेक द डायमेंशन? यस सर, हम बना सकते हैं। बोलो भैया। कूलम मतलब बताया मैंने, A1 T1 करंट न्यू टाइम। न्यूटन मतलब M1 L1 T-2 फोर्स का यूनिट है ये। और मीटर का स्क्वायर बोले तो L2। बहुत अच्छे, सारे एल जमा करो तो L प्लस एल नीचे की पावर -3, M ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1 T, और A तो ऑलरेडी ऊपर है। सो देखो भैया, हमारे पास में डायमेंशन आ गया है L-3 M-1 T-3 A1। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट सी द टेक्निक। देख लिया? सो दिस इज फॉर फ्री स्पेस की भी हो सकती है। अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, फ्री स्पेस बोलते हैं। और अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलेंगे फिर उसको हम? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर है कि यहाँ तक? आर यू क्लियर विद दिस? कमेंट फास्ट। यस, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो। T+3 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, चलो फिर शेयर करता हूँ फिर से स्क्रीन। ये देखो, मैंने फॉर्मूला दिखाई दिया कि कूलम्स लॉ अपना। यस नो, दिस इज कूलम्स लॉ। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 1/4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14। एप्सिलॉन नॉट भी एक नंबर है, अभी तो मैंने बताया 8.85 10⁻⁻12। इन सबका वजह अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है। क्या वैल्यू आती है?
9 इंटू 10⁻⁹ जी का वैल्यू रखा था ना 6.67 10⁻12, वैसे ही ये आता है 9 इंटू 10⁻+9। समझ रहे हो बात को? करेक्ट। फॉर जहां वैक्यूम नहीं होगा, मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, बाकी चीजें सेम, चार्ज सेम लिया, डिस्टेंस सेम लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो एयर के लिए है, नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो कहाँ वैल्यू ज्यादा होती है? तो एयर में वैल्यू मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे वो वैल्यू वेरी होते जाएगी। ठीक है, तो मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर देता हूँ कि हमेशा मीडियम का जो फोर्स होता है वो एयर के फोर्स से कितना होता है, ये डिपेंड करेगा इनका रेशियो ग्रेटर देन 1, वेरी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा। अगर मान तो चलो वापस आते हैं। तो भाई अगर मान लो कि एक मिनट, तो मैं अभी ये बता रहा था कि मीडियम का फोर्स एयर के फोर्स से कितना ज्यादा होगा? कौन सा कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो समझ जाओ उस मीडियम का फोर्स 3 गुना ज्यादा है एयर में प्रेजेंट होने वाले फोर्स से। करेक्ट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के डी भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन एयर इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक। के डाइलेक्ट्रिक क्लियर? ठीक है, अब ये वैल्यू वेरी होते जाएगी डाइलेक्ट्रिक की। ओके, एनी डाउट हियर? ठीक है, सो के डी लिखा मैंने, उसको कंफ्यूज मत होना, के डी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट डिफाइंस द मीडियम कांस्टेंट। ओके भाई, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बड़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखा देता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, फोर्सेस लिख देता हूं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव। इसका मीनिंग क्या होता है? मान लो मेरे पास में एक चार्ज है जिसका नाम मैं क्यू दे देता हूं, क्यू, और बाकी
चार्जेस का नामांकन कुछ अलग कर देता हूँ। Q1 Q2 लगेगा ना, ये देखो, ये लगाएगा एक, ये लगाएगा एक, ये लगाएगा, सबकी डिस्टेंस भी अलग अलग है। मान लो R1 R2 R3 Rn। तो जो नेट फोर्स आएगा वो सबका समेशन रहेगा। यस और नो? वो सबका क्या रहेगा भाई? समेशन। F net इज इक्वल टू सबका समेशन। पहले लगने वाला फोर्स F1, दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला F2 F3 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि दो दो के कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, कि अगर दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनका रिजल्टेंट जो आता है, बोलो क्या आता है? तब तक मैं ड्रॉ करता हूं। 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, इधर ड्रॉ करता हूं। बोलो भैया, इनका रिजल्टेंट आएगा, बोलो। शॉर्टकट √2f, इसका शॉर्टकट आएगा √3f, और इसका शॉर्टकट आएगा ओनली f। यस और नो? दीज आर द शॉर्टकट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये काम में आएगा यहाँ पे, इसलिए। इज इट क्लियर? चलो फिर अब इस पे एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते। चलो, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। ये देखो, यहाँ इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आती है वो, बोलो, नॉन कांटेक्ट टाइप में आती है। मतलब दो चार्जेस को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए। ये देखो, सी दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो वहां जो K का वैल्यू है वो दिया हुआ है, और फॉर स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन, तुम लॉ याद रख सकते हो। देखो क्या लिखा है, इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल है, जो दिख रहा है वही लिखना है। ठीक है, ये देखो हमने एप्सिलॉन का यूनिट बनाया था और उसका वैल्यू भी लिखा था। यह दिख रहा है आपको, ये देखो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी पूरी रेडीमेड वैल्यू भी दी है 1/4 की, 9 × 10⁻⁻9। ओके प्यारे बच्चों, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो, अगर मैं बोलता हूं आपको कि आपका फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन, तो एक्चुअली फोर्स कौन सा क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुम्हें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है कि अगर यह फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका वेक्टर कैसे लिखते हो आप? 2i कैप। यस और नो? कैसे लिखते हो भाई? 2i कैप। ठीक है, तो तुम समझ जाते हो कि भाई फोर्स जो लग रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, 2i कैप। करेक्ट। तो आई कैप क्या है? आई कैप, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसने बताया डायरेक्शन। जिसने क्या बताई? डायरेक्शन। क्या इस आई कैप की वजह से इस मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यस और नो?
बट राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है देखो Q1 Q2, क्या ये वेक्टर है? नहीं, पहले दिन ही पढ़ा था, ये तो स्केलर है, इनके ऊपर बार नहीं लगाया जा सकता है। नीचे वाली क्वांटिटी वेक्टर थी, लेकिन स्क्वायर लेने के कारण, स्क्वायर करने के कारण वेक्टर भी कैम में कन्वर्ट हो जाता है भाई, स्केलर में। तो मुझे एक नया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आर कैप। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, जैसे आई कैप जे कैप आते हैं ना, ये यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा बहुत वेक्टर तुम जानते हो, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, उसका वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यस और नो? इसकी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। जस्ट ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो भैया? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर बार अपॉन आर। यस और नो? यस सर। अब ये नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आर क्यूब। तो मैं बस यही बताना चाहता था कि वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब आता है और ऊपर आर बार लग जाता है। ये देखो, 1 2 का टेंशन नहीं लेना, 1 2 2 1 का टेंशन नहीं लेना वहां पे। तो एक बार नीट में और हाँ नीट में एग्जाम में डायरेक्टली इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लिया था, ये फॉर्म। ठीक है, तो जेई मेंस में पूछ सकता कभी कभी डायरेक्टली। समझ गए बात को? एक ही है सारे। तो बोलो भाई इसका आंसर क्या आएगा? कूलम्स फोर्स इज ओनली ट्रू फॉर कैसे चार्जेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टैटिक चार्जेस। करेक्ट। लॉ की डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी मतलब स्टैटिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, राइट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कंडीशन दैट शुड सैटिस्फाई द कूलम्स लॉ, वो कंडीशन जो कूलम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। इट इज ट्रू फॉर ओनली स्टैटिक चार्जेस, बिल्कुल सही जवाब है। इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, यस। ये जो फोर्स लगता है ना, ये देखो ड्रॉ करके बता दो मैं, ये Q1 ये Q2, फोर्स अलोंग द लाइन लगता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। बट लाइन के अलोंग, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे घूम कर आएगा डायरेक्शन बताएगा, नहीं, अलोंग द लाइन। मूविंग चार्जेस के लिए नहीं है, तो ए और बी करेक्ट है। ए और बी करेक्ट है, देख लो एक बार। डन। चलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो भाई, क्या लिखा है वहां पर, आपको खुद समझ आ रहा होगा। दो प्रकार की बॉडीज बनी हुई है। लेफ्ट साइड में वो बॉडीज है जिनका कोई प्रॉपर शेप होता है, परफेक्ट शेप होता है, जैसा कि डिस्क है, जैसा कि वहां स्पीयर है, रॉड है। और राइट साइड में कोई एक नॉन परफेक्ट शेप बॉडी है जिसका कुछ पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है और कुछ का कम है। करेक्ट। और दोनों पे हमने चार्ज लगाया है, दोनों पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्यारे बच्चों, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दिख रहा है, एक समान। और राइट साइड वाली बॉडी पे नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कोनिकल प्रोजेक्शन पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम और बीच में कहीं तो भी मिनिमम। यस और नो? राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हमारे पास में दो टाइप दिखाई दिए, बोलो कौन से कौन से? एक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब थोड़ा सा एब्रप्ट रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बहुत अच्छा। ये तो उनके
डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हुआ। दूसरा, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे उनके डेंसिटी के आधार पर, उनके शेप के आधार पर जिसको बोलेंगे, ठीक है। जैसा जैसा आपको वहां 3 बॉडीज दिखाई दे रही थी ना, एक था रॉड, दूसरा बॉडी था क्या बोलेंगे उसको, दूसरा बॉडी डिस्क था, डिस्क ऐसा, या उसको प्लेट बोल सकते हैं। तीसरा बॉडी स्पेरिकल बॉडी था, स्पेरिकल स्फीयर। तो आई हैव ड्रॉन अ 3 बॉडीज और तीनों का डायमेंशन अलग अलग है। एक बॉडी के पास लेंथ है, दूसरे बॉडी की आइडेंटिटी उसका सरफेस एरिया है, और तीसरे बॉडी की आइडेंटिटी उसका वॉल्यूम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो भैया अगर तुम पहली बॉडी में चार्ज डालते हो तो चार्ज उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दूसरी बॉडी में चार्ज उसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड इन थर्ड बॉडी चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट अपॉन इट्स वॉल्यूम। इन्हीं के आधार पर इनकी डेंसिटी को नामांकन किया गया। पहली डेंसिटी को बोला गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी बॉडी जिसके सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, नाम दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरी डेंसिटी को नाम दिया गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ गए? 3 टाइप। ये उनके शेप के आधार पर है डिस्ट्रीब्यूशन की। ये देखो, ये पहली लीनियर डेंसिटी है, सीधा फॉर्मूला, चार्ज बाय लेंथ। क्या है भाई? लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ। कौन सी बॉडीज के पास होती है वो ड्रॉ दिख रही है आपको। जनरली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 बॉडीज दिए जाती है, एक है रॉड जिसके पास लेंथ होती है, और दूसरी है उसी रॉड को अगर बेंड कर दो, वायर को अगर बेंड कर दो तो क्या फॉर्म हो जाती है? रिंग, जिसकी लेंथ कन्वर्ट हो जाती है सरकमफ्रेंस में। क्लियर? चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक समान। और अगर नॉन यूनिफॉर्म रहा डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम जानते हो उसको dq बाय dl लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, जहां पर डेरिवेटिव लेने की आवश्यकता हो सकती है। 1D 2D पढ़ा है ना तुमने? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt, एवरेज वेलोसिटी x बाय t, वैसे ही। समझ गए? तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन लेंथ। इसका यूनिट रहेगा कूलम्ब पर मीटर, चार्ज अपॉन लेंथ। ये देखो, कूलम्ब पर मीटर। डायमेंशन तुम खुद बना सकते हो, वहां पर दिया हुआ भी है। ये देखो, मैं इसको साइड में करता हूं। एक मिनट, देखो भाई डायमेंशन दिया है। कूलम का क्या था? A1 T1 लिखो या I1 T1 लिखो, दोनों चलता है, करंट इनटू टाइम। और लेंथ नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा इसका मीनिंग। यस और नो? बस ये 2 बॉडी याद रखो। नेक्स्ट है ऐसी बॉडी जिनके चार्ज सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आपको डिस्क दिखाई दे रहा होगा, डिस्क, सर्कुलर डिस्क। फॉर्मूला बनेगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो डिस्क का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। प्लेट भी ले सकते हैं, स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट, ए साइड स्क्वायर। क्लियर? चलो बहुत अच्छा। अब इसका डायमेंशन क्या रहेगा? इसका यूनिट क्या रहेगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आ गया हम नीचे। सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से।
चार्ज पर एरिया, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कैन यू मेक द डायमेंशन? बनाओ तो डायमेंशन, फटाफट फटाफट बनाओ, बोलो भैया। मीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मास 0 है, और T1 I1 या A1 जो है वो करंट के लिए रहता है, वो चार्ज के लिए रहता है। ओके, चलो बहुत अच्छे। ऐसे बॉडीज जिनके चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड प्रकार, तीसरा टाइप है भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिख रहा है आपको, रो, जो हम जनरली मैकेनिक्स में ज्यादा यूज करते हैं। हम जनरली क्या बोलते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं, ये उन्हीं बॉडी के लिए लागू होता है जिनके पास वॉल्यूम होता है। अब रॉड के पास में वॉल्यूम ही नहीं है, वायर के पास में वॉल्यूम ही नहीं है, तो क्या उसके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकती है? नहीं। करेक्ट। सो देखो फिर क्या लिखा है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज का वैल्यू Q, वॉल्यूम का वैल्यू डिपेंड करेगा कौन सा बॉडी दिया है। जैसे यहाँ रेड कलर में आपको स्पीयर दिख रहा है, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा भाई? बोलो 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 बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट और डायमेंशन तुम खुद बनाओ। अब वॉल्यूम का डायमेंशन पता है आपको? बनाओ बनाओ बनाओ। चार्ज मतलब I1 T1 और अपॉन में मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, तो हो जाएगा L-3। बोलो आगे, L-3 M0 L1 T1 ओ सॉरी T1 I1 MLT इधर उधर हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर सही होनी चाहिए, पावर सही होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, ठीक है। सो बॉडीज के शेप के आधार पे 3 टाइप देखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है कि मान लो अगर ये स्फीयर है तो सर स्फीयर के पास तो एरिया भी होता है। अरे हमें याद है ना, स्फीयर के पास एरिया भी होता है, इसके पास वॉल्यूम भी होता है, इसके पास लेंथ भी होती है। लेंथ कैसे होती है? उसका जो रेडियस है वो लेंथ ही है ना, एक प्रकार की। तो क्या इसके पास में तीनों प्रकार की डेंसिटी होती है? तो जवाब है हाँ, स्फीयर के पास तीनों प्रकार की डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। बट उसकी मेन आइडेंटिटी जो है वो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे हमारे पास में कई प्रकार की आइडेंटिटीज होती है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये है वो है, लेकिन हमारी फिलहाल हमारे कंट्री के लिए मेन आइडेंटिटी क्या है? आधार। ठीक है, एक पर्टिकुलर, समझ रहे हो? जैसे अगर तुम फॉरेन कंट्री में जाओगे तो लोग तुम्हारा आधार कार्ड नहीं पूछेंगे, एयरपोर्ट पे तुम्हारा पासपोर्ट पूछा जाएगा, राइट? वीजा या पासपोर्ट पूछा जाएगा, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। वैसे यहाँ पर है तीनों डेंसिटी स्फीयर के पास, लेकिन कौन सी यूटिलाइज की जा रही है? वॉल्यूम चार्ज। हाँ, अगर लॉन्जिट्यूडल बॉडी देखो, जैसे रॉड है, रॉड, रॉड के पास में क्या वॉल्यूम है? नहीं है, तो रॉड के पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं हो सकती है, उसके पास एक ही प्रकार की डेंसिटी होगी,
linear charge density. Have we got the distribution and their meanings? Okay भाई, so this is about the Coulomb's law. कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, और देखेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती है।